Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to take up another topic of class 10 geography chapter number 3 and the topic is नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस वीडियो में हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि ये आंदोलन क्या है और किस तरीके से ये लोगों को हेल्प कर रहा है। ऐसे लोग जो कि डैम की वजह से परेशान हैं, जिनकी लाइफ खराब हो गई है, उन लोगों को हेल्प करने के लिए ये जो आंदोलन है वो एम करता है। So, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर इसे सेव नर्मदा मूवमेंट भी कहते हैं। ये एक एनजीओ है, मतलब कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है that mobilize tribal people, farmers, environmentalists and human rights activists against the Sardar सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसके थ्रू क्या किया गया कि जो अलग अलग लोग हैं, ट्राइबल पीपल हो गए, जो आदिवासी लोग हैं, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसे लोग जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ऐसे लोग जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो इन सभी लोगों को इकट्ठा किया गया, किस लिए? ताकि ये जो सरदार सरोवर डैम है गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके, उसका अपोज किया जा सके। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। तो शुरुआत में ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये किस लिए शुरू हुआ था? ये नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बनाने की वजह से जो पेड़ पौधे पानी में डूबने वाले थे, उससे रिलेटेड इस आंदोलन को शुरू किया गया था। मतलब सबसे पहले ये एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आंदोलन शुरू किया गया था। Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially OSTs, displaced people, to get full rehabilitation facilities from the government. तो शुरुआत में नर्मदा बचाओ आंदोलन का एम क्या था? एनवायरमेंट की तरफ था कि किस तरीके से डैम की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम हो रही है। बट अब जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसने पुअर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी तरफ अपना फोकस शिफ्ट किया है। ऐसे लोग जो कि गरीब हैं और ऐसे लोग जिनको कि डिस्प्लेस कर दिया गया इस डैम की वजह से, जिनको अपने घर जमीनें छोड़नी पड़ी, उन लोगों के ऊपर अब इस एनजीओ ने फोकस किया ताकि जितनी भी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए थी, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज, मतलब कि डैम की वजह से उन लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी, तो उनको कहीं और रिहैबिलिटेट किया जाएगा, उनको दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो पूरा रिहैबिलिटेशन है, उसमें जो भी फैसिलिटीज उनको मिलनी थी, उनको घर मिलना था, जमीन मिलनी थी, उनको पैसा मिलना था, जो भी उनको फैसिलिटीज मिलनी थी, क्या उनको वो सही तरीके से गवर्नमेंट ने दी है या नहीं? तो इस चीज के ऊपर अब ये एनजीओ फोकस कर रहा है। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन। तो शुरुआत में लोगों को क्या लगा, जिन लोगों को अपने घर बार सब छोड़ना पड़ा डैम की वजह से, उन लोगों को शुरुआत में ये लगा कि इनकी ये जो सफरिंग है, इनके ये जो बलिदान एक तरीके से वो व्यर्थ नहीं जाएगा। Accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest. तो लोगों को क्या लगा कि कोई बात नहीं, हम ये बलिदान तो दे रहे हैं, हम सफर तो हो रहे हैं, हमें परेशानी तो हो रही है, बट इसके बदले हमें क्या मिलेगा? हमें इरिगेटेड फील्ड्स मिलेंगे, हमारे खेतों तक पानी आएगा और प्लेंटीफुल हार्वेस्ट होगी और अच्छी फसल होगी। सो ऑफन द सर्वाइवर्स ऑफ रिहैंड टोल्ड अस that they accepted their sufferings as sacrifice for the sake of their nation. तो जो रिहंद डैम के सर्वाइवर्स है, मतलब जो रिहंद डैम बना है, ये उत्तर प्रदेश में डैम बना है, इस डैम की वजह से जितने भी लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, जो इसके एक तरीके से ऐसे लोग थे जिनको इसकी वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, उन लोगों ने क्या बताया कि उन लोगों ने अपने इस पूरी सफरिंग को, अपनी इस पूरे परेशानी को बलिदान का नाम दे दिया कि भाई ये हम बलिदान दे रहे हैं अपने देश के लिए, अपने देश की भलाई के लिए हम बलिदान दे रहे हैं। But now, after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking, are we the only one chosen to make sacrifice for the nation? But अब जो रिहन डैम है, उसके लगभग 30 साल बाद जो लोग हैं वो ये पूछते हैं कि हमने इतने परेशानी से ये जो पूरे 30 साल हैं वो बिताए और हमारी जो लाइफ है वो और ज्यादा खराब हो चुकी है, अब हमारे लिए जीना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पहले तो भी हम अपनी खेती वगैरह करके पेट पाल लेते थे, बट अब हमारे लिए लाइफ जीना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो अब वो लोग जिस चीज को, जिस सफरिंग को उन्होंने पहले सेक्रीफाइस का नाम दे दिया था, अब वो लोग कह रहे हैं कि अब वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि 30 साल हो गए, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमने ये जो बलिदान दिया उससे उसकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमें नुकसान ही झेलना पड़ रहा है, हमारी लाइफ और ज्यादा बेकार हो चुकी है। तो अब वो सवाल पूछते हैं कि क्या हम ही लोगों को चुना गया इस सेक्रीफाइस के लिए?
मतलब ये जो देश के लिए हमने सेक्रीफाइस दिया, क्या हमें लोगों को चुना गया और क्यों हमें ही चुना गया, कोई और क्यों नहीं। तो इस तरीके से वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो दर्शाते हैं। तो यहाँ पे डू यू नो का सेक्शन दिया हुआ है। सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो ये जो सरदार सरोवर डैम है ये गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। तो ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर डैम है सरदार सरोवर डैम, ये इंडिया के सबसे बड़े वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में से एक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 स्टेट्स को कवर करता है, मतलब 4 स्टेट्स को इसकी वजह से हेल्प होने वाली है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। The Sardar Sarovar project would meet the requirements of water in drought-prone areas and desert areas of Gujarat, 9,490 villages and 173 towns, and Rajasthan 124 villages. तो ये जो डैम है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से ड्रॉट प्रोन एरियाज में हेल्प होने वाली है, मतलब ऐसे इलाके जो कि सूखे से ग्रस्त हैं, जहाँ पे सूखा आ रखा है, और डेजर्ट वाले इलाके, रेगिस्तान वाले इलाकों में यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। So now, do you know that Krishna Godavari dispute is due to the objections raised by Karnataka and Andhra Pradesh governments? तो ऐसे ही एक कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट कब शुरू हुआ, जब आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक चीज के खिलाफ आवाज उठाई। तो क्या ऐसा हुआ था कि आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका ने आवाज उठाई? इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, कोयना जो रिवर है, जो कि कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, कोयना जो रिवर है उसका पानी डाइवर्ट कर दिया, दूसरी तरफ पानी को मोड़ दिया, पानी का जो बहाव है उसे मोड़ दिया दूसरी तरफ। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पानी आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका तक जाता था वो पानी अब कम हो गया। यहाँ नदी की डायरेक्शन ही मोड़ दी, डाइवर्ट कर दिया, तो जो पानी यहाँ पे जाएगा अब प्रॉपरली नहीं जा पाएगा। तो बहुत कम पानी कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश को मिल रहा था इस डाइवर्जन की वजह से। सो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये पानी डाइवर्ट क्यों किया, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो कोयना रिवर है उस पर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी। अब इस सब की वजह से क्या हुआ कि जो पानी है, जो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका को पानी जाने वाला था वो बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में जो फार्मर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको सही से पानी नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से इन दोनों स्टेट्स की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था, लोगों को दिक्कत आ रही थी। इसीलिए उन्होंने आवाज उठाई और कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट जो है वो शुरू हुआ।